दोस्तों, जब से दबांग कांड हुआ है उसके बाद से ही ये तुलना होने लगी है विश्व स्तर पर कि भारत चीन सेना में कौन ताकतवर है और चीनी सेना में क्या है कमजोरी कि अब भारत के सामने हमेशा घुटने टेकते आया है। दोस्तों, आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले तक जरूर सोच रहे होंगे कि चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़े सर्वे में क्या कुछ सामने आया है आपको बता दें कि चीन की रैंकिंग 3 है तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग यानी कि भारतीय सेना की रैंकिंग 4 है वर्ल्ड में। कंट्रीज के अनुसार फर्स्ट अमेरिका है और सेकंड रशिया है। दोनों का आपस में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि चीन भारत से टक्कर में रहता है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन अब भारत के पास उससे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि भारत अब MTCR यानी कि MTCR में जो भारत की वीटो है उस वीटो की बदौलत भारत अब उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा है, उसी तरह से जिस तरह से वह UNSC में बेनिफिट उठाता है। जी हाँ, चाइना UNSC में बेनिफिट उठाकर भारत को वीटो नहीं देता है, तो उसी तरह से भारत भी चाइना को वीटो नहीं देता है और आने वाले सालों में भारत उससे सेना की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा चाइना से, क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के पास वीटो है और इसके साथ साथ फ्रांस, अमेरिका सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों के पास है, लेकिन सिर्फ चीन के पास ही नहीं है। और इस वीटो के तहत भारत लगातार बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है और आपको पता ही है दोस्तों कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत कहाँ पीछे हट जाता है तो वह है आर्मी में खर्च करने के ऊपर, जो आपको बता देते हैं कि किस किस फील्ड में क्या है भारत चीन की तुलना में। ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स में चाइना का रैंक 0.6 है, जबकि भारत का ग्लोबल रैंक 0.9 है। इसमें आपको बता दें कि जिसकी रैंकिंग जितनी कम होती है वह ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में इसमें चाइना भारत से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ हम और दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। इसके बाद चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि उसकी इकोनॉमी है वह काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि $237 बिलियन। भारत की इकोनॉमी काफ़ी कम है जो कि सिर्फ $61 बिलियन है। लेकिन अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो चाइना के पास $1.5 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत के पास $0.5 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है। जबकि अगर विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो चाइना के पास 3000 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के पास केवल $400 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा है। इसलिए है क्योंकि चाइना का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा अब आने वाले 2-3 सालों में भारत बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि भारत भी अब एक धनी नेशन बन रहा है, रिच नेशन बन रहा है और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसकी बदौलत अब आर्मी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बोलें तो अब चीन वीटो खुद देगा भारत को, इसलिए क्योंकि वह भी अब MTCR में वीटो लेना चाहता है, क्योंकि उसे भी अपने सैनिकों को और बढ़ाना है। UNSC में भारत के पास वीटो नहीं है, लेकिन भारत के दोस्त के पास वीटो है, रशिया के पास वीटो है, फ्रांस के पास भी वीटो है। और जब भी कुछ होता है तो भारत की तरफ से रशिया वहां पर अपना मत रख देता है और भारत के पास UNSC में वीटो नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन MTCR में चाइना के पास वीटो नहीं है तो उससे चीन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और चीन पर अब हावी हो जाएगी इंडियन आर्मी आने वाले 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों, आप इसके लिए वीडियोज़ को लाइक जरूर देना और भारतीय फौज के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और शेयर जरूर करना वीडियो को। अब आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से वीटो पावर के लिए UNSC में भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ऐसी मांग रख दी कि पूरे UNSC के सामने कि 25 देश उनके साथ खड़े हो गए और सच्चे भारतीय का वहां पर एक पहचान बताई है ऋषि सुनक ने। आपको बता दें कि वीटो पावर चीन नहीं दे रहा था और कुछ उसके साथ चमचे देश थे जो भारत को वीटो पावर ना दिलाने में चीन का साथ दे रहे थे। ऋषि सुनक ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आपको याद होगा G20 समिट में किस तरह से कैसे मोदी और ऋषि सुनक की दोस्ती दिखी थी। दोनों लंबी बातचीत करते हुए नजर आए थे
और वही बातचीत और वही गॉसिप अब काम आई और ऋषि सुनक ने यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन भी एक स्थायी सदस्य है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, रशिया भी स्थायी सदस्य है और दोनों देश अब भारत के इतने करीब हैं कि वे किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका भी भारत के साथ है और फ्रांस तो हमेशा से ही भारत की मुस्लिम नीति का समर्थन करता है और भारत के पक्ष में रहता है। बचा एक चीन को कैसे ऋषि सुनक ने सबक सिखाया, क्या कुछ किया, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल्स को दुनिया के सभी देशों और सभी रीजन्स की इक्विटेबल प्रेजेंटेशन कैसे हो, इसे लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई और इस एनुअल मीटिंग में यह डिस्कस किया जा रहा था कि इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिवली और ओपन माइंडेड मैनर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किस तरह से किया जाए। आपको याद होगा कि इस साल सितंबर महीने में जो यूएन जनरल काउंसिल का सेशन हुआ था, उसमें दुनिया के 1/3 लीडर्स ने यूएन काउंसिल्स में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया था। 1/3 यानी कि दुनिया के तकरीबन 60 से 65% प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ने यूएन के मंच से यह रिफॉर्म करने की मांग की थी। इस वजह से परमानेंट सदस्य देशों पर रिफॉर्म करने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अब रिफॉर्म्स होंगे और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा या नहीं, यह तो खैर समय बताएगा। लेकिन हाल ही में हुई इस मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने भारत का जमकर समर्थन किया। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के यूएन में एम्बेसडर ने यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग रखी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खुद ही लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों की सीट्स बढ़ाई जाएं। ऐसे में उन्होंने नॉन परमानेंट सीट की संख्या 25 तक रखने की मांग की, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो इस समय 10 देश बनते हैं, ब्रिटेन उनकी संख्या 25 तक कर देना चाहता है। वहीं परमानेंट मेंबर्स के लिए ब्रिटेन ने तो कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशंस को परमानेंट सीट देने की मांग की। यानी कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग यूएनएससी के 10 परमानेंट देश मेंबर होने चाहिए और इसके अलावा वीटो के यूज को लेकर भी इस मीटिंग में काफ़ी डिस्कशंस हुआ। साथ ही रशिया ने यूक्रेन में युद्ध से संबंधित हर एक रेजोल्यूशन को वीटो किया है। इसके बाद अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो का यूज बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए वीटो पावर के अधिकार को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि बस परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर ही रहें और कोई वीटो पावर नहीं। इसका मतलब यह है कि परमानेंट भी आपस में वोटिंग से ही फैसला करें। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वीटो पावर को सच में ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही भारत छोड़ो यात्रा पर कई दिनों से लगे हैं, लेकिन सोनिया गांधी अब पकड़ी गई हैं चीन को खुफिया जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कई बार अपनी भारत छोड़ो वाली सभा में यह बोलते हुए नजर आए हैं कि चीन से भारत को खतरा है और चीन से उसे बच कर रहना चाहिए। आखिर में क्यों इस तरह का बयान देते हैं? क्या उन्हें भारत पर विश्वास नहीं है? और सोनिया गांधी को कैसे अब जांच के घेरे में लेगी मोदी सरकार, आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अब सोनिया गांधी पर देशद्रोह के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि चीन को खुफिया जानकारी सोनिया गांधी किसके माध्यम से दे रही थी, वह आपको वीडियो में पता चलेगा। और अब सोनिया को जेल जाना होगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या सोनिया गांधी को इस तरह से कुछ भी जानकारी लीक करना कितना सही है, और वे दुश्मन देश को, जिस देश की आर्मी को भी भारतीय आर्मी ने खदेड़ा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सोनिया गांधी कैसे अब मुसीबत में पड़ गई हैं और उनके खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। राजनाथ सिंह ने तो वह बातें बताई जो दबांग में हुई थी। आपको बता दें कि हाल ही में दबांग में चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी, उसी बात के बारे में राजनाथ सिंह ने बात की थी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने वह बातें बताई जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और जो खुफिया सूचना पर आधारित हैं। उन्होंने यह इंडिकेशन दिया कि दबांग का जो मामला कांग्रेस उठा रही है उसमें सोनिया और राहुल दोनों फंसने वाले हैं, क्योंकि यह मामला राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का मालकीना हक है। गांधी परिवार के पैसों से जो वो राज करते हैं, उस फाउंडेशन से चीन के साथ क्या संबंध रहा है, उस मुद्दे को उठाया गया।
और उस मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा होनी थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस क्यों रद्द किया गया, और इस पर संसद में चर्चा की जानी थी। लेकिन उस चर्चा से पहले कांग्रेस वालों ने एक नया मुद्दा उठा लिया है और वह दबंग का मामला था। दबंग में क्या हुआ, आपको बता दें कि दबंग में जो चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया, उल्टा सीधा कनेक्शन का गुप्त सूचना के आदान प्रदान से है, जिसका सीधा कनेक्शन पहले की सरकारों से है, जो सरकारें भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं चीन को भेजती थी और जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इसकी सूचना कैसे चीन को जाती थी और राजीव गांधी फाउंडेशन से इसका क्या लिंक हो सकता है, यानी कांग्रेस से क्या लिंक हो सकता है, और चीन की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ की रकम क्यों दी, यह सारा कहीं न कहीं दबंग की इस घटना से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिंक उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार के दौरान दबंग से जुड़ी खास जानकारी चीनी सैनिकों को मिली कि बारिश के मौसम के दौरान भारतीय सेना वहां से पीछे हट जाती है और उस दौरान कोई सैटेलाइट भी वहां की साफ तस्वीर नहीं ले पाती है और ना ही वहां की कोई जानकारी दे पाती है। इसलिए यह अच्छा समय है कि जब चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ किया जा सकता है, और जब तक भारतीय सैनिकों को इस बारे में पता चलेगा तब तक चीनी सैनिक वहां पर जम चुके होंगे। लेकिन मामला पलट गया, क्योंकि चीनी सैनिकों को यह तो पता था कि उस समय सैटेलाइट ठीक से काम नहीं करती, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और अब बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं को ऐसे कई उपकरण दे दिए गए हैं जिस वजह से आसानी से वे किसी भी एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन यह जो पुरानी जानकारी कांग्रेस द्वारा चीनी सैनिकों को दी गई थी, इसे लेकर अब PM मोदी की सरकार कांग्रेस पर एक बड़ा कदम उठाने वाली है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।